बिहार जो खुद में ही एक पूरी कहानी है। सर, हमारे बिहार का जो हिस्ट्री है, पूरे देश को बिहार से ही जाना जाता है। टीपीएससी या बीपीएससी जैसे काराकाट में असल में क्या हुआ था आप बताइए प्लीज। पर उसके बाद हमने अचानक बिहार को स्ट्रगल करते हुए देखा है। जब इसी पाटलिपुत्र की धरती से न सिर्फ आज बिहार देश का जो नक्शा है बल्कि उससे ज्यादा, लेकिन अब 2 जून की रोटी के लिए कोई अगर पलायन करता है तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि जो लोग ज्यादा शिक्षित हो गए हैं वो लोग ज्यादा जात पात करते हैं। होम मिनिस्टर आए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, वहाँ की सभा में उन्होंने कहा सत्ता के मद में चूर हो जाएंगे। इसके चलते विकास के मामला में बिहार पीछे चला गया और इतनी गिरावट आ गई। तो आइए सुनते हैं कहानी बिहार की माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए प्लीज। सर, हमारे बिहार का जो हिस्ट्री है वो काफी रिच रहा है। मतलब हमने शुरू से ही बिहार के हिस्ट्री को काफी रिच सुना है, पढ़ा है, पर उसके बाद हमने अचानक बिहार को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो सर, उस गैप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के हिस्ट्री की बात आप कर रही हैं, तो बिहार का हिस्ट्री सिर्फ रिच रहा है ऐसा नहीं, बल्कि बिहार के हिस्ट्री से ही देश का हिस्ट्री, जो रिच की बात हम करते हैं, तो पूरे देश को बिहार से ही जाना जाता था और यहाँ का इतिहास ही पूरे हिंदुस्तान का इतिहास हुआ करता था। कभी समय था जब इसी पाटलिपुत्र की धरती से न सिर्फ आज बिहार देश का जो नक्शा है बल्कि उससे ज़्यादा अफगानिस्तान, बर्मा इत्यादि सब उसी मैप में आता था और यहीं से जो शासन चलता था उस शासन के माध्यम से दुनिया भर के लोग बिहार को जानते थे और हर तरह से, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बाकी किसी भी क्षेत्र में हो, बिहार निश्चित रूप से आगे था। और इस बात का फक्र हम सब लोगों को है कि हम उसी बिहार से आते हैं जिस बिहार को लोग, दुनिया भर के लोग इस रूप में जानते रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बाद के दिनों में वह दौर भी आया जब काफ़ी निराशाजनक वातावरण हम सब लोगों ने देखा है। खास करके आज़ादी के कुछ दिनों के बाद तक तो ठीक ठाक चल रहा था। यह बात भी अपनी जगह है कि आज़ादी के बाद थोड़ा पहले ही से बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, जिसके चलते बिहार शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था, इतिहास इसका बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें गिरावट आती गई। फिर भी आज़ादी के बाद जो भी सरकार आई जिसके ऊपर इस बिहार को आगे बढ़ाने की जवाबदेही थी, उसने अच्छा काम किया। लेकिन बाद के दिनों में माहौल बिगड़ गया और माहौल बिगड़ा, अब समझ लीजिए कि कांग्रेस का ही शासन था, उसी वक्त माहौल बिगड़ने लगा था। और धीरे धीरे फिर जब कांग्रेस के शासन का अंत हुआ और दूसरे लोग शासन में आए, लगभग 15 वर्षों तक जो शासन रहा बिहार में, उसने और ज़्यादा ही निराश किया बिहार के लोगों को। तो इसके पीछे कारण, जिनके हाथ में ताकत है, जनता ताकत देती है कि आप बिहार का विकास कीजिए, हर तरह से आगे बढ़ाइए, उनके अंदर एक तो विजन होना चाहिए और दूसरा कि उस विजन को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विजन अगर होगा, इच्छा शक्ति अगर होगी, तो तीसरी एक और चीज़ की ज़रूरत होती है कि अगर इच्छा शक्ति थोड़ी कम भी हो लेकिन माहौल इस तरह का हो कि उस माहौल के प्रेशर में आदमी को कुछ करने की मजबूरी हो, तब आदमी कुछ करता है। लेकिन अब जो कोई भी रहे, उनके अंदर विजन था कि नहीं था, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक तो इच्छा शक्ति का अभाव था और दूसरा माहौल भी उस तरह का नहीं था। माहौल का अर्थ यह है कि जैसे हम आज़ादी के कुछ दिनों बाद तक जो सरकार रही उसने अच्छा किया और जहाँ से ज़्यादा गिरावट की शुरुआत हुई, कांग्रेस का शासन बिहार में था, उस वक्त जो लोग भी मुख्यमंत्री रहे उनको खुद ही इस बात का भरोसा नहीं था कि आज शाम में हम मुख्यमंत्री हैं, कल सुबह तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो माहौल इस तरह का नहीं था कि उनको चिंता हो कि हम कुछ काम करें। चिंता सिर्फ कुर्सी की रहती थी और वह भी 2 दिन के बाद हमारा क्या होगा। हर साल 5 साल में 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बदले जाते थे।
तो इस तरह का जो माहौल था, यह माहौल काम करने के लायक नहीं था, तो इसलिए नहीं हुआ। और बाद में जब दूसरी शासन व्यवस्था आई, जिसमें कांग्रेस के लोग सत्ता से हटी और फिर लंबे दिनों तक लालू जी सरकार में रहे, उस समय तो बिल्कुल ही माहौल इस तरह का हो गया, कुछ करे या ना करे, जनता हमको जिताकर भेजने का काम करेगी ही, यह गारंटी अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से सब नहीं लेकिन अधिकांश लोग वहां जा करके सत्ता के मद में चूर हो जाएंगे। और यही हुआ, जिसके चलते विकास के मामला में बिहार पीछे चला गया और इतनी गिरावट आ गई। और इस गिरावट के लिए हम यह नहीं करें कि जो लोग सत्ता में है सिर्फ वही दोषी हैं, निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही थी, तो दोषी के रूप में इतिहास तो उनका नाम दर्ज करेगा। लेकिन गिरावट का कारण है थोड़ा सोसाइटी के लोगों ने भी पहले की तरह चिंता करना छोड़ दी, जिसके चलते भी यह स्थिति आई। मतलब चौतरफा थोड़ी थोड़ी गिरावट और सबको मिलाकर के वह स्थिति बनी। तो गैप का मुख्य कारण यही था। तो राजनीति में कदम आपने रखा क्यों था उस टाइम, क्या वजह थी? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हमारे मन में यह भाव था विद्यार्थी रहते हुए कि हम राजनीति में जाएं। यह जो प्रेरणा है, यह प्रेरणा मुझको मिली, आज संजोग ऐसा है कि उनका ही जन्मदिन है, उनकी जयंती है आज। भारत रत्न से भारत की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नवाजने का काम किया है। हमारे यहाँ पारिवारिक संबंध था उनका। हम जब स्कूल के विद्यार्थी होते थे तो हमारे यहाँ आते जाते थे। और हमारे पिताजी कोई राजनीतिक आदमी नहीं थे, लेकिन एक सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति थे, साधारण किसान थे। तो कर्पूरी जी का वहाँ आना जाना रहता था और उनको देख करके हमको लगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इतनी मेहनत करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, तो क्यों न इसी रास्ते पर चला जाए। यह भाव मेरे अंदर उन्हीं को देख कर आ गया। और उनसे भी पहले जब हम और नीचे के क्लास में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था और आज भी बहुत आगे बढ़ा नहीं। हाँ, सड़कें वगैरह बन गई, स्कूल बन गया, हुआ अलग विषय है, लेकिन पिछड़ापन बहुत था उस वक्त भी। कोई व्यक्ति पड़ोस में बीमार पड़े तो इलाज के लिए वो कहाँ जाए, कैसे जाए, यह भी उसके परिवार में सोचने वाला कोई नहीं होता था। तो एक तरह से कहिए कि आसपास जितने लोग बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए हम ही होते थे। 2 बजे रात में हो, 12 बजे रात में हो, अस्पताल ले जाना। बड़ी बीमारी कोई अगर हो जाए तो उसको ला करके पटना में सप्ताह भर रहकर इलाज कराना। तो यह भाव मेरे मन में था पहले ही से कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी मदद की जाए। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सानिध्य जब मिला तो मुझको लगा यह जो हम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसका दायरा राजनीति में हम जाएं तो ज्यादा हमको मौका मिलेगा, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की सेवा, लोगों की मदद हम ज्यादा कर पाएंगे। यही कारण है कि हम राजनीति में धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले गए और आज यहाँ हैं। सर, बिहार के विकास के लिए कई सारे मुद्दे थे उस टाइम, पर आपने शिक्षक पे हमेशा, शिक्षा पे ही अपने झुकाव क्यों ज्यादा रखा आपने? देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो बिना एजुकेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी आप कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में आपको जाना, कोई भी परिवार जहां अभी कोई शिक्षा नहीं है, उस परिवार को आप देख लीजिए, और उसके बगल का कोई दूसरा घर जहां कोई एक व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन में अगर किरानी भी बन गया, मैट्रिक भी पास कर गया, भले नौकरी मिले ना मिले, तो भी उसके परिवार में बदलाव शुरू हो जाता है। आपको रोजी रोटी की चिंता करनी हो तो शिक्षा की जरूरत है। आपको कोई सामाजिक काम करना हो, उसमें शिक्षा की जरूरत है। मतलब बिना शिक्षा आदमी के व्यक्तित्व का फैलाव हो ही नहीं सकता है। किसी भी तरफ आप जाना चाहिए तो शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको महसूस हम करते हैं, और यह सच भी है कि शिक्षा ही विकास की असली कुंजी है, वही की है। उसके बगैर कोई ताला खुल ही नहीं सकता है। तो अगर कुंजी ही ना रहे तो ताला कैसे हम खोलेंगे जी। तो इसलिए हमको लगा कि शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सर, शिक्षा, हमारे बिहार से शिक्षा का रिश्ता काफी गहरा रहा है, पर आज इतना कमजोर क्यों हो गया है?
कमजोर होने का वही कारण है, चिंता करने वाले लोग जिनके ऊपर जवाबदेही थी चिंता करने की, उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया। और उसमें सिर्फ सत्ता वाले नहीं, सरकार में जो लोग थे उनका दोष तो है ही, समाज के लोगों ने भी इसमें रुचि लेना छोड़ दिया। जिस वक्त हम लोग विद्यार्थी थे, आज चापाकल स्कूल का अगर खराब होता है, एक नट भी बदलना हो, तो लोग इंतजार करते हैं कि मुखिया जी आएंगे, विधायक जी आएंगे तो यह बदला जाएगा। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उस वक्त अगर भादों के महीना, सावन के महीना में छप्पर हुआ करता था स्कूल की छत के रूप में, अगर पानी टपकने लगता था तो हमारे पिताजी चिंता करते थे, गांव के लोग चिंता करते थे, और खुद ही लोगों से मांग करके, सहयोग लेकर के स्कूल बनाने का काम करते थे। तो समाज के लोग भी बड़ी रुचि लेते थे, इसलिए उस समय शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। बाद में जिनके ऊपर जवाबदेही थी सब लोगों ने चिंता करना छोड़ दिया, इसलिए शिक्षा की यह दुर्गति हुई। जी सर, जाति जो होता है लोगों के बीच में, जाति बेरी बन जाती है, तो क्या शिक्षा एक माध्यम है जो ये बेरी तोड़ सकती है? अब देखिए, इसमें तो अलग अलग राय लोगों की हो सकती है, लेकिन इस मामला में कहिएगा तो मुझको बड़ी निराशा होती है। और निराशा होती है जो, देखिए, शिक्षा का अर्थ जो है, शिक्षा की जो परिभाषा है अब है बहुत व्यापक, लेकिन सीधे लोग औपचारिक शिक्षा थोड़ी ले लिए, किताबी ज्ञान हो गया, उसको ही शिक्षा मान लेते हैं, और उसी रूप में आज मानकर पूरा समाज एक तरह से चल रहा है। उस रूप में जो लोगों को शिक्षा दी जा रही है, इस शिक्षा से जाति व्यवस्था नहीं समाप्त हो सकती। क्योंकि आप देखिएगा कि जो लोग शिक्षित हो गए हैं इस रूप में, बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर जात पात की भावना का अंत नहीं हुआ है। और हम तो यह कहते हैं कि जो लोग ज्यादा शिक्षित हो गए हैं वो लोग ज्यादा जात पात करते हैं। गांव का किसान आदमी जो खेत में काम करता है, वो उसके यहाँ कहाँ जात पात है? तो जात पात ज्यादा जो शिक्षित हो गए हैं, शिक्षित उसी अर्थ में, जिस अर्थ में हमने कहा, उस अर्थ में जो शिक्षित हो गए हैं, उससे इस तरह की शिक्षा से जात व्यवस्था का अंत नहीं हो सकता है। व्यापक रूप में जो शिक्षा का अर्थ है, उस रूप में अगर लोग शिक्षित हों, तब इस तरह की कुरीतियों का समापन हो पाएगा। कैसे होगा वो शिक्षक व्यापक रूप में? नहीं, व्यापक रूप में देखिए, एक तो बड़ी चीज है कि शिक्षा से सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं है, संस्कार आदमी के अंदर, यह बहुत बड़ी चीज है। हम लोग रोज देखते हैं इस तरह की घटना, हर दिन खबर में रहती है। अब कोई आईएएस बन गया, माता पिता उसके किस रूप में है उसकी कोई चिंता नहीं है उसको। कुछ दिन पहले की एक खबर है, दिल्ली के बगल में नोएडा में शायद, या गुड़गांव की कोई खबर थी कि एक बूढ़ा आदमी अपने घर में दम तोड़ देता है और 6 महीना के बाद उसका पूरा कंकाल मिलता है घर में। मतलब उसका कोई देखने वाला नहीं था कि इसकी मौत हो गई या जिंदा है या मर गया। 6 महीना के बाद उसका बेटा जो इंजीनियर है, कहीं नौकरी करता है, वो आता है और तब रूम खोलता है, उस रूम में से उसका कंकाल निकलता है। अब उस तरह की शिक्षा से क्या, जो अपने पिता की चिंता न करे, माँ की चिंता न करे, उसका पिता ऐसे ही कोई देखने वाला नहीं हो, तो इस तरह का संस्कार जो शिक्षा नहीं दे पाए, वह शिक्षा नहीं है। समाज के लोग अगर जरूरतमंद लोग करा रहे हैं, और कई जगह घटना होती है, हम लोग रोज देखते रहते हैं, कोई घटना इस तरह की हुई, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, आदमी करा रहा है, हम मोबाइल लेकर के उसकी तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, लेकिन उसको जा करके थोड़ा उसकी सेवा कर दें, उसको ले जाएं, अस्पताल ले जाएं, ब्लड अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको थोड़ा देखें, इसकी चिंता नहीं करते हैं लोग। और वो उस तरह के लोग, हाँ, उसमें भी कोई चिंता करने वाला, गांव में इस तरह की घटना हो तो 10 आदमी आएंगे, उसको उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन शहर में इस तरह की घटना हो तो कोई नहीं देखता। हाँ, वीडियो जरूर बनाने का लोग काम करते हैं। तो इसके पीछे, अब यहाँ तो ज्यादातर जो शहर में होते हैं लोग शिक्षित लोग हैं कहने के लिए, तो इस तरह की शिक्षा नहीं, शिक्षा जो संस्कार दे, हर तरह की जो जवाबदेही आदमी के ऊपर है, परिवार की जवाबदेही, समाज की जवाबदेही, खुद की जवाबदेही, राज्य देश की जवाबदेही, तमाम इस तरह की जवाबदेहियों का यह एहसास जिसके अंदर जो शिक्षा पैदा कराए, वही शिक्षा शिक्षा है। कलेक्टर बन करके और अपनी नौकरी के अंतिम क्षण में जेल चला जाए भ्रष्टाचार के आरोप में,
इस तरह की शिक्षा लेकर कोई कलेक्टर बने, यह शिक्षा नहीं है। किसी का भी बेटा किरानी ही बने और माँ बाप की सेवा करे, चिंता करे, वैसी शिक्षा शिक्षा है। बाकी उस तरह की शिक्षा शिक्षा नहीं है। हम यही अंतर करना चाहते हैं। सर, शिक्षा तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो प्राप्त करते हैं, पर संस्कार तो बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, शिक्षा फिर वही शिक्षा मतलब स्कूल में जो पढ़ाया गया सिर्फ वही शिक्षा नहीं है जी। घर से जब जन्म लेता है बच्चा, उसी समय से सीखना शुरू करता है। जो सीख रहा है वही तो शिक्षा है। जी। माता पिता सबसे प्रथम शिक्षक होते हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो माता पिता घर में स्कूल कह के कोई औपचारिक स्कूल तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन वहीं से शिक्षा मिलती है ना। तो शिक्षा की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए बड़े होकर हम शिक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा की शुरुआत वहां जीरो से है, और वहां से जिस रूप में शिक्षा मिलती है, संस्कार उसी के माध्यम से आता है। तो माता पिता की जवाबदेही, परिवार की जवाबदेही, समाज की जवाबदेही, वातावरण की जवाबदेही, और आगे चलकर सरकार की जवाबदेही, जहां हम कॉलेज में स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। तो कुल मिला जुला कर हर जगह संस्कार बच्चों को ठीक मिले, तब जाकर बेहतर स्थिति बन पाएगी। सर, बिहार में दलित समाज जो बाकी वर्ग से कमजोर होते हैं, क्या वाकई में उनका जात पात एक ऐसा वजह है जिनसे कि उनका स्थिति इतना कमजोर है अभी? देखिए, आप खुद ही कह रही हैं कि दलित लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो दलित कमजोर हैं तो निश्चित रूप से दलित कहने का मतलब कि कुछ खास जात के लोग जिनको दलित कहा जाता है। जी। तो कुछ खास जात के लोग ही समाज में ज्यादा कमजोर क्यों हैं? जी, मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं तो जात एक कारण है ही, स्पष्ट है। अभी भी आप गांव में चले जाइए और गांव में जाकर के आप देखिए, टोला देखकर आप 80% अनुमान लगा ले सकते हैं कि इस टोला में कौन लोग रह रहे हैं। 80%, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं। अब 20% में आकलन आपका गलत हो जा सकता है कि कोई दलित का घर भी बहुत बड़ा घर मिल जाए उस तरह का, लेकिन 80% आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि यह जो आबादी है, यहाँ जो बस्ती है, या दलित की बस्ती है या किसी और दूसरे लोगों की बस्ती है। तो निश्चित रूप से उसके आधार पे सामाजिक जो हमारे यहाँ की विषमता रही है, यह विषमता जात के आधार पर ही है, और निश्चित रूप से जात के कारण ही उनकी ऐसी स्थिति है। इसमें कहाँ कोई दो राय है। जी सर। सर, बिहार को और बेहतर बिहार बनाने के क्रम में जो युवा पलायन कर चुके हैं हमारे राज्य से, उनको कैसे रोका जाए? देखिए, पलायन आखिर होता क्यों है? मुख्य रूप से दो कारण है बिहार में पलायन का। एक, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि अपने यहाँ अच्छी शिक्षा बहुत नहीं मिल पाती है। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो क्यों परिवार छोड़कर कोई दिल्ली, कोई दूसरे शहर में, कोई विदेश क्यों जाएगा? तो इसके कारण पलायन। और दूसरा, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए लोग पलायन करते हैं। तो इसका इंतजाम अगर हो जाए, देखिए, रोजी रोटी का मतलब या पलायन का मतलब अपने राज्य से बाहर जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई न जाए। किसी को बहुत बड़ी डिग्री लेनी हो, विदेश जाकर पढ़े, उसमें क्या बुराई है? किसी को बड़ा काम करना हो, वह वैज्ञानिक बनना हो, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई तो जाए बाहर या विदेश में, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अब 2 जून की रोटी के लिए कोई अगर पलायन करता है तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसका इंतजाम यदि हो जाएगा देर सवेर, तो लोग पलायन नहीं करेंगे उस रूप में जिस रूप में लोग पलायन करते हैं। सीधी बात है। सर, बिहार एक ट्राई स्टेट है, नशा मुक्त राज्य बनाया गया, तो इस लाइन से आप कितने सहमत हैं? अब देखिए, इसमें तो बोलेंगे, थोड़ा चुनाव का समय है, लेकिन इस सच को स्वीकार करने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बिहार की ईमानदारी से चाहती है कि नशा मुक्त हमारा राज्य बन जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून भी बनाया है। लेकिन इसके बावजूद हमारा यह कहना है, बार बार हम इस बात को बोलते भी रहे हैं, कि नशा मुक्त पूरे तौर पे राज्य तब बनेगा जब आम लोगों का सहयोग, सब लोगों में अवेयरनेस, सब लोगों में जागरूकता आएगी और सब लोग मिलकर चाहेंगे, तब जाकर पूरे तौर पे नशा मुक्त बन पाएगा। वरना सिर्फ सरकार के चाहने से, सिर्फ कानून बना देने से यह काम नहीं होगा। और आज नहीं है, इसमें स्वीकार करने में कहाँ कोई दिक्कत है।
सर, हमारे राज्य के जो कमजोर वर्ग हैं, जो लोग हैं कमजोर वर्ग के, उनको मजबूत करने के लिए नशा मुक्त राज्य बनाया गया था, पर उससे भी नशीले और खतरनाक पदार्थ जो हैं, जो कमजोर लोग हैं उनको और कमजोर कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है कि हम लोग जब देखते हैं तो बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। अब गरीब आदमी, एक गरीब परिवार का नौजवान या किशोर अवस्था का कोई बच्चा जिसको स्कूल में होना चाहिए, वह नशा लेकर, ड्रग्स लेकर के सड़क किनारे पड़ा नजर आता है। और जब एक बार उसको लत हो जाती है इस बात की, तो फिर क्राइम करना भी शुरू करता है, छोटा छोटा क्राइम। मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन पहले, साल भर पहले की घटना है। सीरियल किलर एक था, बार बार वह किसी की हत्या करता था। पहले पता ही नहीं चलता था, एक ही तरीका से कई लोगों की हत्या हो गई। एक व्यक्ति जा रहा है, पीछे से किसी ने मारा उसके सर पे और फिर उसकी मौत हो गई। तो जब इस रूप में कई हत्याएं हो गई, तो बाद में पुलिस ने भी इस बात को इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर एक ही तरीके से हत्या कई जगह हो रही है, सब एक दूसरे से कनेक्शन है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक व्यक्ति है जो इस काम को करता है, पकड़ में आया हुआ आदमी। फिर बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, वह जो ड्रग्स लेता था उसके पास पैसे नहीं होते थे इस काम के लिए। कहीं से 200-500 मिल जाए तो कोई मजदूर आदमी लौट रहा है शाम में, उसको मार करके हत्या करता था, और फिर उसकी जेब से 500 मिले, 1000 मिले, इतनी बात के लिए वह इस तरह का काम करता था। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है ही, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और फिर हम कहेंगे कि इस विषय पर सरकार चिंता करे, यह बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सरकार के चिंता करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी सर, ये कुछ इंसिडेंट है जो खबर में हमें पढ़ लेते हैं, पर ऐसी बहुत सारी जो इंसिडेंट है जो हमें पता भी नहीं चलता है, जो का हमारे राज्य में हो रहा होता है। सर, आमतौर पर लोग पद की प्राप्ति के लिए दल को छोड़ते या बदलते हैं, पर आप एक ऐसे नेता है जब आपने अपने पद को भी नहीं सोचा। देखिए, एक तो पता नहीं किस अर्थ में लोग लेते हैं चीजों को। किसी को भी राजनीति करनी है तो सेवा के भाव से राजनीति में आना चाहिए। अगर धन कमाना हो तो फिर राजनीति की क्या जरूरत है? व्यवसाय करे, व्यापार करे, अच्छी नौकरी करे। राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन लोग जब धन कमाने का जरिया इसको बना लेते हैं तो लोगों का फिर ध्येय बदल जाता है। और इसीलिए सामान्य तौर पे आप देखिएगा कि लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हुए दिखेंगे, और उस संघर्ष को करते करते अगर एक मुकाम पर पहुंच गए, सत्ता में कोई जगह उनको मिल गई, तो बाकी संघर्ष को भूल जाते हैं और उस कुर्सी को बचाने के लिए अब आगे चिंता में लग जाते हैं। लेकिन राजनीति का यह अर्थ नहीं। हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं, राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं, वहां जा करके हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जरूरतमंद लोगों के हम काम आए, राज्य का विकास, इलाके का विकास, समाज का विकास, या उस तरह के जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर पाए, इसलिए हम आते हैं। और वहां जाने के बाद अगर लगे कि यहां रहकर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे ठीक से, इससे बेटर है कि हम इसको छोड़कर फिर संघर्ष में ही जाएं, तो शायद ज्यादा बेटर कोई दूसरा अच्छा रास्ता मिल पाएगा। तो आदमी को यही काम करना चाहिए, और यही भाव मेरे अंदर रहता है। इसलिए एक बार क्या, अनेक बार। पहली बार राज्यसभा की सदस्यता हमने छोड़ी थी, कार्यकाल लगभग आधा बचा हुआ था, आधा कार्यकाल पूरा हुआ था 6 साल में, और तब राज्यसभा की सदस्यता छोड़ करके और फिर हम संघर्ष में चले आए। उसके बाद दूसरी बार हम भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त भारत सरकार की मंत्री परिषद को छोड़कर हम बाहर आए, और फिर अभी हम हैं जिस स्थिति में, इसके पहले हम विधान परिषद के सदस्य थे, लगभग आधा कार्यकाल, आधा से ज्यादा बचा हुआ था, तब हम छोड़कर आ गए। तो छोड़कर जब जब हम आए हैं तो हम कहिए कि कुर्सी से सड़क पर गए, और साधारणतया लोग सड़क से कुर्सी पर आने के लिए छोड़ते हैं। तो कार्य नहीं है कि हम जो चाहते हैं करना समाज के लिए, लोगों के लिए, वह काम नहीं हो पाता है। तो मेरे मन में यह बात आती है कि चलो भैया, इससे नहीं होना है तो फिर संघर्ष करो, उससे कोई नया रास्ता निकलेगा। इसलिए हम छोड़कर वहां जाते रहे। बाकी लोगों की बात अपनी जगह है,
हमारे लिए तो यही कारण बिल्कुल हमेशा सर। बना है। सर बिल्कुल, आप एक ऐसे नेता हैं जो दल को छोड़ते या बदलते टाइम अपने पद को भी नहीं सोचते हैं कि वो अपना पद भी छोड़ रहे हैं, और सीधे वो अगर उनकी बात आए समाज को लेकर के तो वो उस पर काम करते हैं। सर अगर हम बात करें राजनीति को लेकर के अभी यहाँ फिलहाल का, तो काराकाट में हमने जो इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे हमने तमाम कमेंट्स, खबरें हमने सोशल मीडिया न्यूज़ में पढ़ा सुना था। सर असल में क्या हुआ था, आप बताइए प्लीज। देखिए, हमने उस वक्त जब चुनाव परिणाम आया उसके 1-2 दिन के बाद हम दिल्ली जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर, बाकी उसके पहले मीडिया के लोगों से हम नहीं मिल रहे थे जानबूझकर, क्योंकि मीडिया के लोग कई बार अपने हिसाब से चीज़ों का अर्थ लगा लेते, और हम उस वक्त यह नहीं चाहते थे कि हमारी बातों की व्याख्या अलग तरीके से कोई करे, तो मौका ही हम नहीं देना चाहते थे कि कुछ भी बोलेंगे तो व्याख्या अपने तरीके से लोग कर लेंगे, तो इसलिए हम नहीं जा रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर मीडिया के लोग आ गए और सवाल किया उन्होंने कि आपकी हार के पीछे क्या कारण है, या जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रहे थे, शाहबाद का इलाका, वहाँ की सभी सीटें एनडीए हार गया, क्या कारण है? तो हमने एक लाइन में कहा था कि भैया क्या कारण है काराकाट में हार का, सभी लोग जानते हैं, आप जो पूछ रहे हैं आपको भी मालूम है इसका उत्तर, और जिन लोगों को आप हमसे लेकर के दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो सबको मालूम ही है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने यही बात उनको कही थी। और उसके पीछे यह था, कई बार राजनीति में स्ट्रेटजी भी होती है, सब लोग अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्ट्रेटजी होती है कि कई बार हम बोल करके जितनी चर्चा में नहीं रह सकते हैं, चुप रहकर उससे ज्यादा चर्चा में हम रह सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी कई बार हम लोग अपनाते हैं। तो और कई बार बोलने से किसी को थोड़ी चोट पहुंच सकती है, और नहीं बोलेंगे तो हमारा मैसेज जा ही रहा है, चोट भी उनको पहुंचती होगी तो उनको यह नहीं लगेगा कि मैंने उन पर चोट की। तो इसलिए तो उस वक्त हम, और फिर थोड़ा रिश्ता बिगड़ता भी है। अब मान लिया कोई भी व्यक्ति किसी कारण के पीछे हो और उसकी व्याख्या हम अपने मुंह से हम करते रहें, लोगों के बीच परोसते रहें, तो वह व्यक्ति हमसे और दूर होता जाएगा ना। हमारी मंशा यह नहीं रहती है कि कोई व्यक्ति किसी कारण से दूर है अभी तो और दूर चला जाए। थोड़ी दूरी हमसे उसने बना ली है, उसके चलते उसने कुछ प्रहार किया, और उस प्रहार की व्याख्या हम सार्वजनिक रूप से करते रहे, प्रचार करते रहे, तो वह व्यक्ति तो और दूर होते जाएगा, कटुता बढ़ते जाएगी। तो इसलिए हम उन चीज़ों को इस रूप में नहीं कह रहे थे कि किसी को न किसी को तो लगेगा, तो दूरी और बढ़ेगी, और हमारा ध्येय है दूरी को कम करना, जो कुछ भी हुआ उसको भुला करके आगे देखना। तो इसलिए हम नहीं बोल रहे थे। लेकिन कल भी एक सभा में हमने कहा है, हम जो हारे, हमारी हार का कारण कोई विपक्ष नहीं था, हमारी हार का कारण एनडीए के लोग ही थे। एनडीए के कारण ही एनडीए हारा, न सिर्फ काराकाट में बल्कि बगल में आरा में, बक्सर में, सासाराम में, इवन पाटलिपुत्रा में भी उसका असर हुआ। तो हार का कारण एनडीए ही है, एनडीए वर्सेज एनडीए हुआ, इसके चलते हमारी हार हुई या अन्य उम्मीदवारों की हार हुई, वरना विपक्ष में कहाँ दम था? विपक्ष में दम नहीं था। तो कारण यही था जिसके चलते हमारी हार हुई। और एनडीए में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है उसको हम ब्लेम करें। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू, उसका लीडरशिप पूरी ईमानदारी से यह चाहता था कि हम चुनाव जीतें। प्रधानमंत्री जी तक आए और उन्हें काफी सेंटिमेंटल, इमोशनल अपील लोगों से की। होम मिनिस्टर आए और उन्होंने यहां तक कह दिया, वहां की सभा में उन्होंने कहा लोगों से हमारे क्षेत्र में कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आप एमपी बनाइए, बड़ा आदमी बनाने का हम काम करेंगे। बड़ा आदमी बनाने से आशय उनका था कि आप एमपी बना दीजिए, मंत्री हम बना देंगे। खुलकर नहीं बोल सकते थे। तो इतना प्रयास सब लोगों ने किया। तो बीजेपी का लीडरशिप तो चाहता था ईमानदारी से कि जीते, इसके लिए उन लोगों ने मेहनत भी की। सभी पार्टी, एनडीए के अंदर जो भी पार्टी थी उसका लीडरशिप चाहता था। लेकिन स्थानीय स्तर पे बाद में मुझको भी पूरी बात की जानकारी हुई कि कुछ लोग थे जिन लोगों ने वहाँ
बीजेपी के नीचे के लोगों को बरगला दिया। और बीजेपी के नीचे की यूनिट के लोग, सब नहीं, हम सबको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां अधिकांश नीचे की यूनिट के अधिकांश लोग, अधिकांश वर्ड हम जोड़कर बोल रहे हैं इसलिए कि ऐसा नहीं लगे कि हम सबको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग, जो लोग बरगलाने वाले थे, उनकी बातों में आ गए और उसके हिसाब से उन लोगों ने एक्ट किया, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी। वरना विपक्ष में इतनी ताकत नहीं थी, आज भी ताकत विपक्ष में नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दे दे। सर, अभी तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? नहीं, इस बार तो हमने चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से, स्टेट लीडरशिप से, जेडीयू से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सब लोगों से मिलकर हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन एनडीए के बीच में बेटर होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नेता आपस में अलग अलग पार्टी के एक साथ मिल जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन नीचे जो वर्कर हमारा है किसी भी पार्टी का, उसके बीच दूरी रह जाती है, उसके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो नीचे मतदान केंद्र तक जो हमारा कार्यकर्ता है अलग अलग पार्टियों का, उसके बीच कोऑर्डिनेशन बने, यह सुझाव हमने दिया। और इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, यह बात भी हमने कही। और हमको आज खुशी है कि हर जिला में आज जिला सम्मेलन एनडीए का हो रहा है, वहाँ कार्यकर्ता एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ विमर्श कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन जिसकी चिंता हमको थी, चिंता अब उसके अनुकूल काम शुरू हो गया है। और एनडीए में सब लोग बिल्कुल बहुत ही मन से, एक मन से सब लोग काम कर रहे हैं। तो इस बार कोई उस तरह का कन्फ्यूजन फैलाना भी चाहे, जैसा कन्फ्यूजन हमने कहा कि काराकाट में लोगों ने फैलाया, तो इस बार वैसा कन्फ्यूजन कोई फैलाना भी चाहे, वह नहीं उसमें सफल होगा। और बहुत ही मजबूती से एनडीए है, एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, एकजुटता के साथ चुनाव जीतेंगे और एकजुटता के साथ सरकार भी बेटर सरकार बनाएंगे। सर, आपको उपेंद्र कुशवाहा को खुद पे ज्यादा भरोसा या एनडीए पे? अब ऐसा सवाल, देखिए, एक तो हम जनरल कहना चाहते हैं, राजनीति से अलग हटकर। जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो, दुनिया में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। किसी भी काम को कीजिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा हो, कोई खेल में जा रहा हो, क्रिकेट मैच खेलने, या कोई बड़ा काम, किसी तरह का काम, आदमी अपना लक्ष्य निर्धारित करे और अपने ऊपर भरोसा करे कि हम इस काम को कर सकते हैं। जब कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने ऊपर भरोसा तो हर आदमी को करना ही चाहिए। तो अपने ऊपर भरोसा, हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, जनरल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी यह बात लागू होती है। तो अपने ऊपर भरोसा तो सब लोगों को करना ही चाहिए, तभी कोई भी आदमी अच्छा काम कर सकता है। तो यह तो जनरल विषय है। लेकिन भरोसा का जहां तक सवाल है, हमको सब लोगों के ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर भी भरोसा है, हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर भरोसा है, एनडीए के ऊपर भरोसा है, और इससे भी आप आगे जाइए तो बिहार की जनता के ऊपर भरोसा है, सभी के ऊपर मेरा भरोसा है। जी सर। सर, बिहार यात्रा आपने 2024 में अभी समापन किया है इसका। अब जब शुरुआती दौर में जो आप बिहार यात्रा आपने शुरुआत की थी और अभी आपने जो हाल में 2024 में किया, उसमें क्या फर्क आपने महसूस किया? देखिए, शुरुआती दौर में जो बिहार यात्रा की शुरुआत में जब हम जाने वाले थे लोगों के बीच में, तब थोड़ी आशंका या कहिए कि थोड़ा डर मेरे मन में था कि अब 20 साल लगभग सरकार पूरा करने जा रही है बिहार की। अब इतने दिनों के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक रूप से हो जाती है कई जगह। पता नहीं जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी, लोग किस रूप में एनडीए के बारे में सोच रहे होंगे, सरकार के बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो मन में थोड़ी चिंता रहती थी कि लोगों के बीच जाएंगे तो किस रूप में प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन हमको इस बात की खुशी है, जब पूरे बिहार की यात्रा का समापन हमने अब से कुछ दिन पहले ही कर लिया है, तब हम काफ़ी अंदर से, मेरे अंदर यह भाव आया है कि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ 20 साल के बाद भी लोगों में नहीं है बिहार में। और कहीं आलोचना तो कई जगह लोगों ने की है सरकार की, सरकार के कुछ कार्यों की, या उनके गांव में कोई नल की व्यवस्था ठीक से नहीं है, कहीं कुछ और कमी है, तो उसकी चिंता जरूर लोगों ने की है, आलोचना भी लोगों ने की है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कई जगह अधिकारियों की मनमानी के बारे में लोगों ने चिंता की है,
भ्रष्टाचार के बारे में लोगों ने चिंता की है, चर्चा की है। इन तमाम चर्चाओं के बावजूद लोगों का भरोसा अगर है तो आज एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। लोगों को लगता है कि यह गड़बड़ी है, लेकिन इस गड़बड़ी को दूर कौन करेगा? तो एनडीए वाले ही गड़बड़ी दूर करेंगे। यह जो भरोसा है लोगों के अंदर, यह बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए इन चीजों को देखकर काफी सुकून हम महसूस कर रहे हैं यात्रा पूरी करने के बाद। और मेरा तो पक्का भरोसा हो गया है, हर तरह से विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से बिहार के लोग फिर से एक बार एनडीए का ही साथ देंगे। सर, जब आपने बिहार यात्रा की शुरुआत की थी, कौन सा ईयर था वो? नहीं, एक तो हमने यात्रा तो कई यात्राएं हमने की है। सबसे पहले वाली जब शुरुआत आपने की थी, अब जब से उस वक्त तो अब उस यात्रा की बात आप कर रहे हैं तो हम तो उस समय 2003-4 में हमने यात्रा की थी, जो पहली यात्रा। तब हम विपक्ष के नेता होते थे, प्रतिपक्ष के नेता थे बिहार में, तब हमने यात्रा की थी। और उस वक्त लालू जी का जो शासन था, उस शासन के खिलाफ उनको हटाने के लिए हम लोग लगे हुए थे और लंबा संघर्ष चला था। तो उस वक्त हमने 2003-4 के आसपास हमने यात्रा की थी और उस यात्रा का नाम था परिवर्तन यात्रा। तो उस यात्रा में तो लोगों का उत्साह और ज्यादा ही दिखता था हम लोगों के समर्थन में, जहां भी जाते थे। अभी की तरह उस समय सड़कें अच्छी नहीं थी, जाने में बहुत तरह की कठिनाइयां थी। कई नक्सल इलाके में जब हम जाते थे और 12-1 बजे रात में कई बार देर हो जाने के कारण पहुंचते थे, तो हम प्रतिपक्ष के नेता थे, प्रोटोकॉल था, पुलिस को आना पड़ता था। लेकिन पुलिस वाले कई बार रात में 12 बजे 2 बजे रात में चलने से डरते थे। कई जगह तो कहते थे सीधे कि सर हम नहीं जा पाएंगे, आप भी रुक जाइए। हम रुकते नहीं थे तो पीछे पीछे पुलिस के लोग भी आ जाते थे। तो उस समय की जो स्थिति थी, लोगों के मन में एक परिवर्तन का भाव था जो दिखा 2005 में जब इलेक्शन हुआ तो दिखा। तो उस रूप में उस समय का तो अनुभव था कि भाई लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों के मन में एक इच्छा हो गई थी कि अब नया कुछ न कुछ करना चाहिए, तो यह भाव लोगों के मन में था। और इस बार तो है कि जो है उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा काम हुआ है, कुछ कमी है तो इस कमी को पूरा यही लोग करेंगे। तो इस रूप में उस समय और आज की यात्रा में यही अंतर। सर, अक्सर बिहार की राजनीति में हम परिवारवाद एक मुद्दा हमेशा सुनते हैं बिहार की राजनीति में। तो परिवारवाद, ये जो शब्द है, आपके लिए कैसे इसका परिभाषा बनाते हैं? देखिए, हम किसी भी विषय का समर्थन आंख बंद करके नहीं करते हैं और न आंख बंद करके उसका विरोध करते हैं। इसलिए इस विषय पर भी परिवार, कोई भी व्यक्ति है, उसके परिवार का कोई सदस्य, जब संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है कि आप भी इस काम को कर सकते हैं, तो सीधे परिवार के नाम पर किसी को उस अधिकार से वंचित करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन हाँ, उस काम के योग्य अगर है तो परिवार के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और उस काम के लायक नहीं तो प्रमोट नहीं करना चाहिए। इतना अंतर जरूर करना चाहिए। वरना अगर कोई व्यक्ति है उस योग्य और उसके पिताजी अगर हैं राजनीति में और वह जाना चाहे कोई लड़की या लड़का, तो उसमें ऐतराज अगर सीधे हो तो यह तो आंख बंद करके किसी चीज का विरोध करना हो गया। उसको संवैधानिक अधिकार से हम कैसे वंचित कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इतना है कि उसके अंदर काबिलियत है, कर सकता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, तो उसको मौका मिले अगर वह चाहता है। इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सर, आपके परिवार से कोई आना चाहे राजनीति में तो क्या आपकी सहमति मिलेगी उन्हें? अब मेरे परिवार के लोगों से आप खुद पूछ लीजिए, अगर आना हो तो फिर बताइएगा हमको। आपकी सहमति मिलेगी? नहीं मिलेगी? हमने कहा ना कि उनसे पूछ लीजिएगा, आना चाहे तो फिर विचार करेंगे। अभी हम कैसे बता दें? अभी नहीं भी मन होगा आपको, हम हाँ कह देंगे तो कल ही से हो जाएगा कि हम भी आएंगे। तो अभी क्यों हम खुद से किसी के अंदर इच्छा क्यों जगा दें? उपेंद्र कुशवाहा की निगाहों से अगर बिहार को देखें तो कैसा दिखता है? नहीं, बिहार तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर तरह से इस मिट्टी को देखकर गौरव करने का एकदम किसी के अंदर भाव जगेगा। बिहार तो हर तरह से एक लोग हुए बिहार में। सब लोगों को फक्र है।
चाहे जिस स्थिति में हम डेवलपमेंट के मामला में थोड़ा पीछे हैं आज भी, लेकिन फिर भी बिहारी कहने पर हमको अंदर से फक्र होता है। बिहारी कहलाना, कई बार लोग बाहर में बिहारी कह करके अपमानित करने का काम करते हैं, लेकिन हमको कोई बिहारी एक बार क्या 100 बार कहे तो हमको लगता है कि मेरा सम्मान और बढ़ रहा है। तो हम तो इस तरह से महसूस करते हैं, अपने बिहार को उस रूप में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, कई तरह ऐतिहासिक दौर में, इस क्रम में कई चीजें हैं जिसका अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। आज के युवा अब ज्यादा ही लगे हुए हैं, तो सब लोग मिलकर फिर से ले आएंगे पटरी पर, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बिहार उसी रूप में, बिहार की साख उसी रूप में फिर लौटे, यह हम सब लोगों की ड्यूटी है और इस ड्यूटी को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। 10 साल बाद अगर देखें तो कैसा दिखना चाहिए? कैसा दिखना चाहिए बिहार? अब कैसा दिखना चाहिए, अगर आदमी को हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और उस रूप में हम कहें तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि बिहार फिर से उसी स्थिति में लौटे जिस स्थिति में कभी बिहार था, और इसी स्थिति के कारण दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान को, भारत को अपना समझते थे, गुरु के रूप में लोग समझते थे। भारत को उस रूप में लोग देखते थे, सोने की चिड़िया के रूप में लोग जानते थे दुनिया भर के लोग। तो इसी बिहार के कारण जानते थे, उसी रूप में जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार था, सम्राट अशोक के समय बिहार था, उस रूप में बिहार फिर से आवे। उस समय सम्राट अशोक के समय न सिर्फ मानव आदमियों की चिंता की जाती थी, बल्कि पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए चिंता की जाती थी। और उस रूप में बिहार पूरी दुनिया भर में विकसित हिंदुस्तान को लोग समझते थे। तो इसी बिहार के कारण उस तरह का बिहार फिर से बने, विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान बने। और विश्व गुरु तभी बनेगा जब बिहार उसी रूप में लौटेगा, तब हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनेगा। सर, 2017 में आपने एक सपना देखा था बिहार के शिक्षा विकास के लिए, 25 सूत्री की आपने मांग की थी, जिस पर सरकार अभी हूबहू काम कर रही है। इस पे आप अपनी सफलता मानते हैं? आप बता ही रही है, 25 सूत्री जो डिमांड हमारा था जी, उसमें से कई डिमांड आज राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है। हमारा जो डिमांड था उस समय 25 सूत्री, उसमें पहली मांग यही थी कि जो बहाली की प्रक्रिया है शिक्षकों की विद्यालयों में, उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बना करके शिक्षकों को बहाल कीजिए। आज हमको खुशी है कि राज्य की सरकार ने मान लिया और सीधे बीपीएससी से आज शिक्षकों की बहाली हो रही है। पहले जो बहाली हो रही थी उस प्रक्रिया का अंत हो गया, उस पॉलिसी का अंत हो गया। और एक चीज और हम आपको बतावें कि राज्य की जो गिरावट की चर्चा आप कर रही थी, उसमें इस चीज को भी आप जोड़ सकती हैं कि शिक्षा में गिरावट की शुरुआत कब से हुई। 2 पॉलिसी जो राज्य की सरकार की रही है, एक वर्तमान बिहार की सरकार और एक पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों की एक एक पॉलिसी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर तक, नीचे तक गिराने का काम किया। एक कांग्रेसी राज में जो वित्त रहित शिक्षा नीति आ गई, उसने बहुत ही नुकसान किया बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और एक पॉलिसी जो आज की राज्य की सरकार ने लिया, अब सरकार के जो सीधे लोग जुड़े हुए हैं पता नहीं किस रूप में लेंगे, लेकिन मुझको कहने में कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी की सरकार जब पहली बार आई और डिग्री लाओ नौकरी पाओ, यह जो पॉलिसी सरकार की हुई, इसने बंटाधार किया शिक्षा व्यवस्था का। अब डिग्री लाओ, डिग्री, जाली डिग्री भी कई लोग, हजारों लोग अभी भी सरकार में जांच चल रही है, और हजारों लोग, और जाली डिग्री न भी हो तो डिग्री कैसे उन दिनों मिलती थी यह भी सब लोगों को मालूम है। जो जाली नहीं, वास्तव में सर्टिफाइड डिग्री, वह भी जाली की तरह ही था, अधिकांश, सब नहीं, फिर हम सब नहीं जोड़ रहे, अधिकांश उस तरह की डिग्री लाने वाले लोग कागज दिखाइए। और किस तरह से बहाली होती थी? पंचायत के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से। कौन नहीं जानता है कि वहां क्या होता था? तो जब 20,000, 30,000, 25,000 रुपया देकर टीचर बनने का रास्ता बन गया, तो किस तरह के टीचर बनते, और उसका खामियाजा आज स्टेट भुगत रहा है। हाँ, इस बात का एहसास
हुआ देर सवेर। माननीय मुख्यमंत्री जी या आज की सरकार में जो इस दायित्व पर लोग थे उनको यह एहसास हुआ और आज हमको खुशी है कि सरकार ने खुद ही उस पॉलिसी को बदल करके दूसरी नीति लाने का काम किया है। तो 25 सूत्री डिमांड में एक डिमांड तो हम लोग का यही था जिसको राज्य की सरकार ने मान लिया और इस बात के लिए हम मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। और उसके अतिरिक्त भी कई बहुत सारा डिमांड है जिसको अब सबकी चर्चा करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उस डिमांड को राज्य की सरकार मान रही है और इसलिए देख रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में राज्य की सरकार सफल है शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में। हाँ, यह बात ठीक है कि अभी बहुत कुछ करना है, तो धीरे धीरे राज्य की सरकार कर रही है। सर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि जो 2017 में आपने सपना देखा था बिहार की शिक्षा सुधार के लिए, उस पे 25 सूत्री की आपने मांग की थी, जिसपे अभी सरकार हुबहू काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि सर की दी हुई सूत्री पर आज बिहार सरकार यहाँ पे काम कर रही है उसको लेकर के, और जो हमारे साथ अब शिक्षा का सुधार हो रहा है वो बिल्कुल इस मांग की वजह से भी हो रहा है। नीतीश जी से आपके रिश्ते कैसे हैं सर? आपके वो लव कुश रह चुके हैं, आप लोग नाम जानते हैं हम सब। देखिए, नीतीश जी से व्यक्तिगत रिश्ता मेरा कभी खराब नहीं रहा है। राजनीति में भले हम उनसे अलग रहे हों, कई बार अलग हुए, कई बार साथ हुए, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता हमारा कभी खराब नहीं रहा है। क्योंकि उनसे हमारा संबंध सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह नहीं है, हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है। और हम जिस भी स्थिति में राजनीति में हैं, इस स्थिति में हम हैं, इसमें नीतीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से उनका योगदान है, तो उस योगदान को हम नहीं भुला सकते। और एक चीज लोगों को जानकारी कई बार नीतीश जी ही देते रहे हैं कि मेरा जो नाम है उपेंद्र कुशवाहा, यह नाम नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। खुद भी नीतीश जी कई बार बोलते रहे, फिर भी बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं हो। तो नीतीश जी की बात को हम पुष्ट करते हैं कि नीतीश जी बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा जो सर्टिफिकेट में नाम है, परिवार के लोगों ने जो नाम दिया वह नाम है उपेंद्र प्रसाद सिंह। हम जब पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य हुए तो उसी नाम से हम जाने जाते थे। वोटर लिस्ट में हमारा वही नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन नीतीश जी जब हम राजनीति में आए और उन्होंने महसूस किया होगा कि आज की राजनीति में नाम बदलने से शायद थोड़ा राजनीतिक लाभ हो जाए, तो उस रूप में पहली बार जब एक नोटिफिकेशन हुआ, पार्टी के किसी संगठन की खबर आई, एक लिस्ट प्रकाशित हुई जिसमें जनरल सेक्रेटरी मुझको बनाया जा रहा था, तो मेरा नाम जो अखबार में छपा तो उपेंद्र कुशवाहा, पहली बार उसी अखबार में पढ़कर हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा नाम का कोई व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी पार्टी में बनाया गया है। दूसरे दिन, पहले तो अखबार ही हुआ करता था उन दिनों, बाकी तो कोई इस तरह का था नहीं, तो अखबार पढ़े और फिर सुबह सुबह नीतीश जी से पटना में ही हम थे, मुलाकात हुई और नीतीश जी ने हमको बधाई दी और कहा कि आपको बधाई। हमने कहा किस बात के लिए बधाई? और हमारे मन में थोड़ी निराशा का भाव था कि कमेटी बनी और उसमें हम हैं नहीं। हमको यह लग रहा था कि जो कमेटी बनी और उसमें हम नहीं हैं। तो नीतीश जी से हमने कहा कि हम कहाँ कुछ, हम कैसे, हमको बधाई क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपका नाम नहीं है इसमें उपेंद्र कुशवाहा। हमने कहा कि मेरा नाम कहाँ है? उन्होंने कहा कि आप ही हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप ही का नाम हम बदल दिए। तो नाम क्या था? उपेंद्र प्रसाद सिंह। हम बता रहे हैं ना कि सर्टिफिकेट में उपेंद्र प्रसाद सिंह। बाद में फिर जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने गए काराकाट, उस वक्त तक मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच मेरा वही नाम प्रचलित हो गया था, तो इसलिए हमने ऑफिशियल भी अब वोटर लिस्ट में भी चेंज करा लिया है। बाकी जगह भी उपेंद्र कुशवाहा के नाम से ही अब हमारा रिकॉर्ड में भी नाम आ गया है। तो पहली बार उन्होंने ही नाम देने का काम किया। तो हमने कहा कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान, हम जहां हैं राजनीति में, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग बात है कि राजनीतिक कारण से हम अलग भी हुए हैं, लेकिन आपका सवाल था कि व्यक्तिगत रिश्ता या रिश्ता उनसे कैसा आपका है। हमेशा मेरा रिश्ता अच्छा रहा है। और हम जो अभी कुछ दिन पहले चले गए थे उनसे, उनके विरोध में, जब नीतीश जी का रास्ता हो गया था, हमने कल भी कहा है एक सभा में, गलत रास्ते पे नीतीश जी चले गए थे। अब नीतीश जी को बिहार के लोगों ने ताकत दी, जिस कुव्यवस्था के खिलाफ सत्ता चलाने की, उसी की ओर बिहार को ले जाने की बात जब नीतीश कुमार जी करने लगे, तो
तो हमने सार्वजनिक रूप से उस समय कहा कि नीतीश जी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप उस रास्ते से लौटिए। अंत में लौट गए और आज हम लोग सब लोगों के साथ हैं। तो अब तो ठीक रास्ते पर हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चले गए थे तो उस समय हमने उनका विरोध भी किया, जबरदस्त रूप से विरोध किया। तो विरोधी हम उनके कई बार रहे हैं, उसका कारण रहा है। लेकिन जब जब हम विरोध में भी रहे हैं राजनीति में, व्यक्तिगत रिश्ता उनका और मेरे बीच का कभी बिगड़ा नहीं है। उस तरह का रिश्ता पहले भी था, आज भी है और हमेशा आगे रहेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कहानी बिहार की हमें सुनाने के लिए अपनी जुबानी से। सर, हम सब यहाँ बिहार से हैं और बिहार के लिए हैं, तो एक लास्ट आप बता दीजिए, बिहार आपके लिए क्या है? हमारे लिए बिहार हमारी माँ है, हमारे लिए सब कुछ है। इसी धरती ने हमको जन्म दिया है, इसी धरती की कमाई हम खा रहे हैं, इसी धरती की बदौलत हम जिंदा हैं, इसी धरती की बदौलत हमारा परिवार है, हमारा समाज है, सब कुछ तो इसी धरती की बदौलत है जी। तो यही सब कुछ है हमारे लिए। बिहार हमारे लिए सब कुछ है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद।